वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के दरमियान तीन चीज़ों पे बातें करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क वेलफेयर स्टेट से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और उस दरमियान आम जनता कहाँ है, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद आम जनता ही से है और आम जनता इन दोनों के दरमियान कहाँ है। हमें ये भी समझना चाहिए आम लफ्ज़ों में कि प्राइवेटाइजेशन है क्या, उसके नुकसानात हैं क्या और वेलफेयर से लोग क्यों डर रहे हैं, वेलफेयर की जो स्टेट है उसको क्यों बहाल करने में नाकाम हो रहे हैं। उसकी वजह है प्राइवेटाइजेशन से कितने नुकसानात हैं, सिर्फ एक पार्टी वाइज छोड़ दिया जाए तो सबको नुकसानात है, क्योंकि हमारे मुल्क का वो स्ट्रक्चर है ही नहीं जो प्राइवेटाइजेशन को कबूल कर पाए। लोग नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, लोग खेतों में काम करते हैं, यहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। आप समझिए कि प्राइवेटाइजेशन कोई भी हुकूमत क्यों करना चाहती है, अपने आप को पल्ला क्यों झाड़ना चाहती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट जो होता है उससे फायदा किसको होता है। वेलफेयर स्टेट से सबसे पहले किसी को फायदा होता है तो वो आम जनता को होता है कि जब कोई वैकेंसीज निकलते हैं तो वो अनाउंस होता है, उसमें आम जनता पार्टिसिपेट करती है और एक मुतय्यन मुआवजे के तहत, मुतय्यन माह के तहत वो काम करता है उस पर। लेकिन हम प्राइवेटाइजेशन करने की वजह ये होती है कि वो पार्टी जो रूलिंग कर रही होती है, वो हुकूमत जो रूलिंग कर रही होती है, उसे सिर्फ अपने पार्टी फंडिंग के लिए किसी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है ताकि वो उस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा डोनेशन कर सके। आप समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कि आज चंद दिन पहले मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक अनाउंस किया है कि कोई भी जो उनकी जनरल सेक्रेटरीज है ज्यादा दूर के सफर पे ही हवाई जहाज की यात्रा करे, बल्कि जो छोटे दूर जाने, कम दूर जाने हैं तो वो ट्रेन का सफर करे। यानी उस पार्टी के पास इतने पैसे की किल्लत है कि वो अपने सेक्रेटरीज को इस तरह की हिदायत दे रहे हैं। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन जो लोग कर रहे हैं उससे फायदा जिन पार्टी को है उसके देखिए छोटे से छोटे फंक्शन में इतनी बड़ी डेकोरेट होती है, इतनी बड़ी लोग होर्डिंग इतने लगते हैं जिससे उस पार्टी की अंदाजा लगा सकते हैं। लोग आज टीवी चैनल्स पे एड्स चलाते हैं, न्यूज़पेपर्स में पूरे एड्स चलाते हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? ये वो लोग देते हैं। आम जनता तो देती है बहुत, लेकिन इतना नहीं देती है कि पूरी शहर में डेकोरेट कर दिया जाए, पूरी शहर में होर्डिंग लगा दिए जाए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि वो कंपनी जो उस पार्टी को डोनेशन करती है उसे बेधड़क दे देना और वो एक दूसरे तरह से उस पार्टी को समर्थन करता, उस पार्टी को पैसा देना ताकि वो पार्टी तशहीर कर सके, वो पार्टी अपने आप को कायम रख सके। आप समझ सकते हैं कि 2014 के बाद वो पार्टी जो हर जिले स्तर पे, हर स्टेट स्तर पे एक बड़े मोहल्लात के तौर पे पार्टी ऑफिस बने हैं, ना कि कोई बड़े कार्यालय बने, ऑफिस बने हैं, बल्कि उसके पार्टी कार्यालय बने हैं। खुद आप दिल्ली के अंदर देख सकते हैं कि जो 70 सालों से जिसको कोसा जा रहा है, जिस पार्टी की उसने हुकूमत की, उसने कुछ नहीं किया, उसके पास उतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जितनी 2014 से पहले एक बार आए और 2014 के बाद आने के बाद जो उस पार्टी की उसके जो कार्यालय बने हैं। आप इससे समझ सकते हैं ये सारे पैसे प्राइवेटाइज जो कंपनी होती है वो देती है, उस पार्टी को डोनेट करती है, उसके जरिए से उस पार्टी का एक सिस्टम चलता होता है। लेकिन आम जनता इस बीच कहाँ है? आम जनता कहीं नहीं है। अगर वो प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो बंदे को जो महीने का मिलने का है कि 10,000 रुपये मिलने का है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से एक टेंडर निकलेगी, भाई 5,000 में काम करना है तो करो वरना दूसरे लोग आएंगे। और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी के क्या आलम है। हर आदमी, तीसरा आदमी बेरोजगार दिखेगा, हर आदमी चाय पे बैठकर बातें करते हुआ दिखेगा कि उसके पास कोई रोजगार ही नहीं है। अब जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे तब समझ सकते हैं कि जितने 100 रुपये 150 रुपये में आपसे काम लेंगे, 24 घंटा जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे, वरना आपको जॉब से निकाल देंगे। आप समझ सकते हैं कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से नौकरी गए हैं। उसकी क्या वजह बने कि वहां पे कोई ऑथेंटिक नहीं है, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन हमारी जैसी कंट्री में जो एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है उसमें तो मुमकिन नहीं है कि ज्यादातर चीजों को, वो भी चीज जिससे वेलफेयर स्टेट को फायदा पहुंचे। आप समझ सकते हैं रेलवे, एयरपोर्ट्स, स्टेशन, रोड्स, ये सारे बड़े टैक्स के जराए हैं। अगर आप इसे प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? फिर गुर्बत तो और ज्यादा बढ़ती ही जाएगी। यानी कह रहे ये कोई अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है जहां पे पूरा इतना वेल मेंटेन्स वहां के ऑर्गेनाइजेशंस है कि वहां हर चीज एक सिलसिला वाइज होते रहते हैं। लेकिन हमारा मुल्क एक
दूसरे तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ गांव में लोग बसते हैं, लोग शहर जाते हैं चंद रुपए कमाने के लिए। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे, अगर सरकारी नौकरी नहीं निकलेंगे, तो वो औने पौने में काम करेंगे, क्योंकि जिंदगी तो गुजारना है, खाने के लिए तो कुछ तो करना है। लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? आम जनता को होगा। इसीलिए आम जनता को इस मुद्दे पे अपोजिशन पार्टी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन पार्टी आज हमारी कंट्री में कोई मजबूत नहीं है। आज समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल जैसे चाहेगा वैसे पास करा सकती है इख्तिदार की पार्टी, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी है, उसके पास सबसे ज्यादा नंबर्स है। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन से जो सीधी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेंगे वो आम जनता को पहुंचेंगे। इसीलिए आम जनता को इस चीज के लिए मोहतात रहनी चाहिए। आम जनता इस चीज की तरफ तवज्जो दे, वरना इसकी जो भी नौकरी सामने दिख रहे हैं वो तमाम के तमाम, अब तो ज्यादा सुनते होंगे सिगरेट की नौकरी, रेलवे के लिए लोग इतने एक एक छोटे से ओहदे रेलवे के लिए न जाने खरबों लोग उस पर फॉर्म फिल करते हैं। उससे वेलफेयर जो, अगर वो रेलवे को फायदा पहुंचता है तो गोया कि वो वेलफेयर स्टेट को पहुंचता है, उससे लोगों को फायदा होगा। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ने निकाला इतने लोगों की जॉब और उसको फॉर्म फिल करने के लिए इतने रुपए आप देंगे, वो सीधे से हाँ चंद पैसे जाएंगे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ इख्तियारात होंगे, लेकिन वो जितना चाहेगा मनमाना करेगा। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन इस वक्त, इस दरमियान जो हिंदुस्तान के हालात है, हिंदुस्तान बिल्कुल इकोनॉमिकली बहुत नीचे है, तो ऐसे दौर में तो प्राइवेटाइजेशन होनी ही नहीं चाहिए। और आम जनता जिसके पास कुछ नहीं है, आम जनता के पास एक ही चीज है कि वो अपनी बात उठाए, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोले, वरना जो भी है कुछ दिनों के बाद वो भी इख्तियार छिन जाएंगे और आपको हमको हाथ मिलते रह जाएंगे। और फिर अफ्रीकन कंट्री के बारे में देख सकते हैं। अफ्रीकन कंट्री जो है वो क्यों कमजोर है, वहां क्यों गुर्बत है? उसकी असल वजह यह है कि वहां के लीडरान, वहां के जो विदेशी अमीर लोग हैं, वो छोटे छोटे पोर्ट्स खरीद बैठे, छोटे छोटे रोड टैक्स उसके अंदर जाते हैं, वहां की गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्री तरक्की नहीं पा रही है। और वही हाल अगर इंडिया का होगा तो आज़ादी के बाद जो 70 साल में जर्रे जर्रे से महताब बनाया गया वो तमाम बिखर जाएंगे। और ये जिसे आप देख रहे हैं, रूल कर रहे हैं, ये लोग चले जाएंगे, आज ही कल दूसरे आएंगे, फिर वही यूनान की तरह। यूनान के हालात क्या है, वहाँ की इकोनॉमिकली हालत क्या है? यूनान से जहाँ सियासत के बड़े बड़े फलसफी निकले, लेकिन आज यूनान के पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए बराए करम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोलें और उसके खिलाफ बातें करें, वरना आज थोप दिए जाएंगे तो आपके पास तमाम मौके ख़त्म हो जाएंगे और फिर अफ्रीकन कंट्री के तरह वो जो निचले स्तर की कंट्री है वहाँ आप चले जाएंगे और हमारी आबा व अजदाद की जो 70 साल की मेहनत है वो खाक में मिल जाएगा। इसीलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने दिया, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।